उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्नों को आपके साथ खोलते हैं और भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से जुड़ी गतिविधियां, वहां की सांस्कृतिक झलक, कला और संस्कृति से आपको रूबरू करवाते हैं। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित होता हूं मैं आपके बीच, कमल कुमार प्रजापति। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कल हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया और पूर्वोत्तर क्षेत्र महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करता है। हम सभी जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण वहां की संस्कृति से मिलता है। विभिन्न जनजातियों में महिलाओं को समाज में हमेशा से ही प्राथमिकता दी जाती रही है और इसके अलावा हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों से महिलाओं ने हमेशा से ही अपनी अलग मिसाल पेश की है और वास्तव में भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण है। इसका उदाहरण हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि महिलाएं पूर्वोत्तर राज्यों में अनेक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं और अपनी आजीविका के लिए अपनी आर्थिक निर्भरता से अपनी आजीविका कमाती हैं। और आज हम कार्यक्रम की शुरुआत एक विशेष रिपोर्ट से करने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरह से भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा महिला सशक्तिकरण के लिहाज से एक बहुत अहम उदाहरण है। आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की एक समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने में महिलाओं को वरीयता दी जाती है। खेल कूद में पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं ने अपना कई जनजातियाँ मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करती हैं, जहाँ संपत्ति और वंश मातृपक्ष से चलता है। मेघालय की खासी, जयंतिया और गारो जनजातियाँ इस प्रणाली का प्रमुख उदाहरण हैं। इन समुदायों में परिवार की संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है और पुरुष विवाह के बाद पत्नी के घर में रहते हैं। ये प्रणाली महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से समाज में ऊपर रखती है, जिससे वे परिवार और समुदाय में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मणिपुर में ईमा मार्केट या मदर मार्केट एक प्रमुख उदाहरण है, जहां लगभग 5000 महिलाएं व्यापार करती हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा ऐसा बाजार है जिसे महिलाएं संचालित करती हैं। ये बाजार महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। इस बाजार में महिलाएं हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद और वस्त्र जैसी कई वस्तुओं का व्यापार करती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। अगर त्योहारों के संदर्भ में बात की जाए तो मणिपुर का थाबल चोंगबा एक प्रमुख उत्सव है, जहां महिलाएं नृत्य और संगीत में सक्रिय भागीदारी करती हैं, जो उनके सांस्कृतिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। इसी प्रकार नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए जाना जाता है, जहां वे पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती हैं। खेलकूद के क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रही हैं। मणिपुर की मैरी कॉम मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनी है, जो इस क्षेत्र की महिलाओं की क्षमता और दृढ़ता का प्रतीक है। उनकी सफलता ने न केवल मणिपुर बल्कि पूरे देश की महिलाओं को प्रेरित किया है।
इसके अलावा असम की हिमा दास ने एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है, जिससे क्षेत्र की अन्य महिलाओं को खेल कूद में करियर बनाने की प्रेरणा मिली है। उद्यमिता के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए असम में असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर भारत की महिलाएं अग्रणी हैं। मिजोरम में महिला साक्षरता दर 90% तक पहुंच रही है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस साक्षरता दर से महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर खुल रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रही हैं। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्राचीन काल से ही हमारी जल स्रोतों पर निर्भरता रही है, क्योंकि वाटर रिचार्ज का ये एक बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। आसमान से बरसने वाले पानी को ये धरती में संग्रहित करते हैं और हमेशा ही हमारे लिए एक अच्छे जल स्रोत के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन बीते समय के साथ हमने देखा है कि जब से पर्यावरण में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जल स्रोतों के सूखने की प्रक्रिया भी बहुत तेज हुई है और जल स्रोतों के सूखने से प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ा है। हम आपको मेघालय लिए चलते हैं। मेघालय में भी जल स्रोतों के सूखने की समस्या पाई गई और इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने एक समाधान तलाशने की कोशिश की, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आइए मेघालय सरकार की इस पहल के बारे में विस्तार से जानते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन हो रहा है। मेघालय में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इससे पहले कि इस कदम के बारे में हम विस्तार से जानें, आइए मेघालय में जल स्रोतों की समस्या के बारे में पहले जानते हैं। मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी के एक हालिया अध्ययन में राज्य के 792 जल स्रोतों को गंभीर स्थिति में पाया गया, जिनमें से कुछ को पुनर्जीवित करना संभव नहीं है। राज्य में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की जल संरक्षण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें इन 792 जल स्रोतों का पुनर्जीवन भी शामिल है। सरकार ने अब तक 70,000 में से 55,000 जल स्रोतों का नक्शा तैयार कर लिया है। सोमवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बताया कि 55,000 जल स्रोतों के अध्ययन में 792 जल स्रोत बहुत ही गंभीर स्थिति में पाए गए हैं। इनमें से कई पूरी तरह सूख चुके हैं और जल जीवन मिशन के लिए उपयोगी नहीं रह गए हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मृदा और जल संरक्षण विभाग ने 32 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिससे 67 जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इस काम को युद्ध स्तर पर किया जाएगा ताकि जल स्रोत फिर से जीवन पा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने जल संकट का समाधान करने के लिए एक क्लाइमेट काउंसिल बनाई है, जिसमें वे खुद और अन्य जल विभाग शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 1601 जल स्रोतों का निर्माण किया गया है, जिस पर 46 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ये सभी जल स्रोत अब गांव के लोगों और ग्राम रोजगार परिषदों की देखरेख में हैं। सरकार ने जल स्तर की निगरानी के लिए आधुनिक उपकरण लगाए हैं और 13,000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ADB के 62 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता से एक नई परियोजना शुरू की गई है, जिसमें 532 जल संरचनाएं बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मेघालय उन कुछ राज्यों में से एक है जिसने जल नीति बनाई है। जल स्रोतों को बचाने के लिए वन विभाग और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल स्रोतों और जंगलों को कोई नुकसान न पहुंचे। वन विभाग ने जंगलों में पेड़ों को काटने के बजाय केवल छटाई करने और जंगलों में आग से बचाव के लिए फायर लाइन बनाने का सुझाव दिया है। मेघालय हर साल लगभग 60 अरब घन लीटर पानी प्राप्त करता है, जिसमें से आधा बांग्लादेश और आधा असम की ओर बह जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असली समस्या पानी के भंडारण और प्रबंधन की है, जिसे लंबे समय तक जारी रखने की जरूरत है।
जल जीवन मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2018 में राज्य में 5000 से भी कम घरों में नल का पानी था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर लगभग 5 लाख हो गई है। मेघालय सरकार जल स्रोतों के संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शिलांग से लामफ्रांग नोंगस्पुंग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। श्रोताओं, नागालैंड कोहिमा में इन दिनों फिल्म जगत की धूम थी क्योंकि यहाँ सिने फेस्ट मनाया जा रहा था। तो नागालैंड आपको लिए चल रहे हैं और हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं कि सिने फेस्ट का किस तरह से शुभारंभ हुआ, कौन कौन सी गतिविधियां हुई और किस तरह से नागालैंड में ये फेस्ट एक बहुत महत्व रखता है। नागालैंड सिने फेस्ट 2025 एक ऐसा आयोजन था जहां कहानियों का जश्न मनाया गया और नए प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिला। फिल्म और सिनेमा सिर्फ मनोरंजन के माध्यम नहीं होते, बल्कि वे भावनाएं जगाने, सोच बदलने और समाज में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए नागालैंड सिने फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया। इसका थीम था कहानियों का जश्न, प्रेरित होते मन। यह 2 दिन का भव्य आयोजन कोहिमा में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार और इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ नागालैंड के अध्यक्ष अबू मेथा ने राज्य सरकार की रचनात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देने की योजनाओं के बारे में बताया। I think Nagaland has great potential in the creative economy. We are unable to tap that. That's why the state government, under the chief minister, is now carrying out an extensive exercise to map the creative economy of the state. And there are so many verticals: festivals, film, cinema, sport, music, entertainment. And what does the creative economy do? It ensures there is no brain drain. It ensures there is no drain of talent from the state. उन्होंने कहा कि नागालैंड की स्थानीय प्रतिभाएं आज रचनात्मक अर्थव्यवस्था में अपने पहचान बना रही है और आने वाले समय में इस फिल्म फेस्टिवल को हॉर्नबिल फेस्टिवल के साथ और बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। And I'm happy to let you know that we will be closely working with the department so that we have a bigger, better festival related to film and cinema in the Hornbill Festival. We will collaborate with the ministry, foreign embassies and foreign governments. We will engage the real stakeholders of the filmmaking industry, be it in filmmakers, be it directors, be it actors, together as one team, and we'll have one big one at the Hornbill Festival, and hopefully that will become an annual event in the years to come. इस आयोजन में दर्शकों को नागालैंड के साथ साथ मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिंगापुर के फिल्म निर्माताओं की शानदार फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज देखने का अवसर मिला। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी निर्देशकों, अभिनेताओं और विशेषज्ञों ने मास्टर क्लास भी ली, जिससे युवा फिल्म निर्माताओं को नई तकनीकों और सिनेमा के अलग अलग पहलुओं के बारे में सीखने को मिला। यह फेस्टिवल सिर्फ सिनेमा का उत्सव नहीं था, बल्कि ये उन नए कलाकारों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक सुनहरा मौका था जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। इससे नागालैंड में कला और फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की एक नई शुरुआत हुई, जो भविष्य में और भी ऊंचाइयों तक जाएगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मेरी आकाशवाणी न्यूज कोहिमा। श्रोताओं, अपने साक्षात्कारों की श्रृंखला में आज हम आपके लिए फिर से एक विशेष साक्षात्कार लेकर आए हैं। हमारे गंगटॉक संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा ने पाक्योंग एयरपोर्ट के निदेशक संजीव कुमार सिंह से बात की, उनसे विस्तार से जानने की कोशिश की कि किस तरह से, किस गति से इस एयरपोर्ट की शुरुआत के लिए कार्य चल रहा है, किन चीजों को प्राथमिकता पर रखा जा रहा है और साथ ही उन्होंने मौसम से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी बात की कि इस एयरपोर्ट के आसपास कौन सी वो चुनौतियां हैं जो मौसम से पैदा होती हैं और इन चुनौतियों के बावजूद किस तरह से तेजी से इस हवाई अड्डे की शुरुआत पर काम हो रहा है। आइए ये साक्षात्कार आपको सुनवाते हैं। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
आज हमारे साथ है पैक्योंग एयरपोर्ट के डायरेक्टर तो बनारस से है संजीव कुमार सिंह जी। सर आपका स्वागत है। पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बड़ी खूबसूरत जगह है सिक्किम में जहां आप इस एयरपोर्ट के मुखिया है, तो क्या वायबिलिटी नजर आ रहे हैं आपको इस एयरपोर्ट के जरिए? मैं मई 2024 में यहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद स्पाइस जेट एयरलाइंस यहाँ पे उस समय ऑपरेट कर रही थी। 12 जून 2024 को ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम टेक्निकल रीजन उन्होंने यहाँ पे बताया कि वो अभी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और उसके बाद वो बंद कर दिए। तो मैं फिर यहाँ पे स्टडी किया तो रनवे कंडीशन और नेविगेशनल फैसिलिटी कंडीशन सारा कुछ यहाँ पे ओके था। तो जब रीजन स्टडी किया तो यहाँ पे मेनली मौसम का थोड़ा चैलेंज रहता है जून के बाद, जून से सितंबर तक, जिसके कारण एयरलाइंस को बीच बीच में इंटरमिटेंटली कैंसिल करना पड़ रहा था और इसलिए वो पूरा ही बंद कर दिया, जो मेरा अनुमान उसमें था। मगर उन्होंने जो लिख के दिया था यहाँ पे स्पाइस जेट ने, वो टेक्निकल रीजन के कारण बंद कर रहे हैं। तो इसको मैं जब यहाँ पे देखा तो इसका दूसरा चैलेंज जो था वो इसमें हिल कटिंग और जो यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस पहले से, वो हिल कटिंग के कारण थोड़ा यहाँ बाउंडेशन थी। एयरलाइंस फुल कैपेसिटी में, बहुत सारे एयरलाइंस का मैं सर्वे कराया, बुद्धा एयर, इंडिगो एयर, उन्होंने फुल कैपेसिटी में वो यहाँ पे लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 82 सीटर में वो एक एयरलाइंस 54 सीट बोल रहा था फुल होके आएगी। एक एयरलाइंस बुद्धा एयर भी सर्वे किया, उनके लिए सामने का एक हिल वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा था। तो वो सब के लिए हम अपने डिपार्टमेंट से स्टडी करवाए। वहाँ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का जो हेड ऑफिस है वो ILS लगाने का सर्वे किया, बट ड्यू टू हिल कंडीशंस ऑफ अराउंड द 25 नॉटिकल माइल रेंज वो उसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, सिग्नल वेरिएशंस हो रहे थे, जिसके कारण एयरलाइंस को सेंट्रल लाइन जो रनवे की है वो नहीं मिल पा रही थी। तो इसके लिए फिर GPS सर्वे यहाँ पे हुआ सितंबर 2024 में। GPS सिस्टम भी फुल प्रूफ नहीं निकला, तो अल्टीमेटली फिर विजुअल लैंडिंग जो यहाँ पे मिनिमम VFR जो 5 किलोमीटर रेंज है जो बागडोगरा से निर्धारित था, उसके अकॉर्डिंग एयरलाइंस को यहाँ पे उतरने का था। तो बागडोगरा ATC से फिर टाई अप करके वो विजुअल फ्लाइट रूल्स जो है वो 5 किलोमीटर की जगह 2400 मीटर पे यहाँ पे अभी टाई अप कर लिए हैं। तो बहुत सारे एयरलाइंस जो पायलट एक स्पेशल SOP बना के इस एयरपोर्ट के लिए 2400 मीटर पे लैंड कर सकता है। तो इस कंडीशन में इंडिगो भी यहाँ पे लैंड करने के लिए राजी हो गया है और मेरे ख्याल से बेंगलोर और हैदराबाद सेक्टर वो करेगा, बट वो फुल कैपेसिटी पे 2026 जो हिल कटिंग का टारगेट है उसके बाद वो यहाँ पे लैंड कर पाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि हमें और 2 साल कम से कम यहाँ पे रुकना होगा कि फुल्ली ये ऑपरेशनल हो जाए, कि सारी तरफ से यहाँ के जो वाइबल फ्लाइट्स है जहाँ से जिस रूट से हो यहाँ पे आए। फुल कैपेसिटी में जो ATR जो नॉर्मल ATR है उसके लिए हमें 1.5 साल करीब दिसंबर 2026 तक है। इस समय यहाँ पे Q400 बम्बार्डियर टाइप जो एयरक्राफ्ट हैं वो फुल कैपेसिटी में आ सकते हैं, पावरफुल इंजन वाले एयरक्राफ्ट हैं, वो अभी भी फुल कैपेसिटी में आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें अभी एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी गैंगटोक में, उसमें ये ऑप्शन दिया गया था कि दिल्ली सेक्टर से जो पेक्यांग डायरेक्ट जो प्लेन आती है, अगर दिल्ली बागडोगरा पेक्यांग सेक्टर, अगर पेक्यांग में मौसम खराब है तो बागडोगरा तक वो वहां पैसेंजर्स को लाए और वहां से फिर अगर यहाँ मौसम का विंडो खुलता है तो उस पीरियड में वो पेक्यांग तक आ जाए। ये ऑप्शन एयरलाइंस को देने की बात हुई है। इसके लिए अभी दिल्ली में हमारे जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं वो भी बात करेंगे वहां पे। तो मार्च के 2nd वीक में मीटिंग होनी है वहां पे, तो उसमें ये डिसाइड होगा। तो अगर ये ऑप्शन होता है तो ये एयरपोर्ट अभी भी फुल्ली रेडी है ऑपरेशन के लिए और ये ऑप्शन हम वायबल देख रहे हैं। जी, हम श्रोता को बताना चाहते हैं कि ये पूर्वोत्तर का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है और देश के सबसे खूबसूरत 5 एयरपोर्ट में से एक है जी, और भारत का 100वां एयरपोर्ट जी। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं जब सिक्किम की बात करते हैं हम लोग जहन में आता है कि टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे, तो टूरिस्ट की पोटेंशियलिटी से टूरिज्म सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ये कितना लाभदायक होने वाला है? बिल्कुल, इसमें होटल एसोसिएशन और जो मीटिंग हुई थी उसमें होटल एसोसिएशन और इन लोग से भी बात हुई थी। तो एयरलाइंस के साथ ही वो अपना पैकेज जैसे 3 नाइट 4 डे जिसमें अगर वो कवर करें
तो वो टूरिज्म सेक्टर भी एयरलाइंस के साथ साथ डेवलप हो सकता है। तो इसमें भी, इस फील्ड में भी अभी बात हो रही है। और दूसरा, अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी और भी, जैसे दिल्ली और कलकत्ता से है, इसके अलावा हैदराबाद, बेंगलोर भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि जो कमर्शियल हम लोग वायबिलिटी देख रहे हैं वहां से भी काफी पैसेंजर्स यहाँ पे आते हैं, तो वो भी वायबल हो सकता है यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर के लिए। दूसरा, अभी एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट का भी सर्वे हुआ है जो एडवेंचर यहाँ पे करेगा। अभी एक हफ्ता पहले ही एक बेंगलोर की कंपनी आके सर्वे की है। अब जो टूरिज्म सेक्टर बता रहे हैं वो उसी फील्ड में काम कर रही है। वो एयरपोर्ट से ही ऑपरेट करेंगे और उनकी 20 या 25 मिनट की जर्नी होगी, तो पूरा गैंगटोक तक वो यहाँ से दिखाएंगे। उसमें उनके कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी है वो। जी, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि हमें और 26 तक फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, फुल्ली ATR के हिसाब से। अब जब से यहाँ पे कार्यभार संभाल रहे हैं, आपको यहाँ पे प्रधान तौर पे आपको क्या क्या चैलेंजेस आपके लिए सामने आ रहे हैं और आपको कैसे कैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है? जी, मेन चैलेंजेस जो यहाँ पे हैं वो एक तो आपको बताइए वेदर कंडीशन, जैसे जून के बाद जो खराब हो जाता है उसके कारण अगर यहाँ पे एक ILS और GPS तो फेल हो गया है, जब तक ये हिल कटिंग नहीं हो रहा है। हिल कटिंग के बाद GPS सिस्टम लग जाएगा तो ये वेदर कंडीशन से भी हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, वो फ्लाइट लैंड कर सकती है उसमें। दूसरा चैलेंज जो है बारिश के कंडीशन में, जो बहुत सारे यहाँ पे वाटर चैनल्स जो खुल जाते हैं उसके कारण थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो रहा है रनवे के बाहर वाला हिस्सा, तो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट डिवीजन काम कर रहा है और वो 2026 तक उस पर भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसको। जी, जैसे लोग जानते हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की ऑप्शन जो है वो बहुत सेक्टर पे स्पेशलिस्ट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट या जॉब क्रिएशन की क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या साधन है यहाँ पे? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फर्स्ट क्लास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, IT में, उनको डायरेक्ट हम लोग टेक्निकल फील्ड ATC और CNS जो हमारा कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस विंग है उसमें लेते हैं। और दूसरा MBA कैंडिडेट, HR और कॉमर्स हैं, इनको अदर जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उसमें भी वो लेता है, रेगुलर लेता है। इसके अलावा जो इंटर्नशिप है उसमें हम डिप्लोमा होल्डर्स और उनको ले रहे हैं। ऑलरेडी इस पेक्यांग एयरपोर्ट पे 5 जो सिक्किम स्टेट से जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं विथ स्टाइपेंड। और हम प्रतिवर्ष एक भारतीय विमानपत्तन की योजना है उसके अंतर्गत ये हम रेगुलर लेते रहते हैं। अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, आपका अनुभव कैसा रहा और किस किस क्षेत्र में आप काम करके आए? अगर जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेनली मैं कम्युनिकेशन फील्ड से हूँ, तो रडार में काम किया हूँ। उसके बाद MPAP एक एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है ACIE की, वो कैलिफोर्निया से उसका मैं ग्रेजुएट हूँ वहां से। और उसके बाद मैनेजमेंट फील्ड में आया जिसमें एयरपोर्ट डायरेक्टर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उसके उत्तराखंड में देहरादून, पंतनगर, पिथौरागढ़, यहाँ पे मुरादाबाद, बरेली, ये एयरपोर्ट पूरा देखा। फिर बनारस में रहा, बनारस में ऑपरेशन सेट था। फिर इसके बाद अभी पेक्यांग एयरपोर्ट जो है, यहाँ पे जो चैलेंजेज हैं वो चैलेंजेस स्वीकार किया हूँ और उसको जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश की जा रही है। और आशा है कि 2026 दिसंबर तक हम इसमें पा जाएंगे जो अपना टारगेट है, और फिर फुल फ्लेज कैपेसिटी पे एयरलाइंस यहाँ पे उतरने। जैसे एयरपोर्ट के हम लोग एविएशन सेक्टर की बात करें, जो एक आम जनता के लिए अगर हम एक यात्री की तरफ बात करें, एक है कि जो प्राइस रेट है, जैसे कोलकाता से हो, बागडोगरा से हो, गुवाहाटी से हो, दिल्ली से हो, इस क्षेत्र में आपको क्या लगता है? ये पेक्यांग एयरपोर्ट जो है सिक्किम गवर्नमेंट से MOU साइन हुआ है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर जो 40% सीट है जो एयरलाइंस लेके आएगा वो वायबिलिटी गैप फंडिंग के अंतर्गत स्टेट उनको फाइनेंस कर रहा है, इसलिए वो एक फिक्स फेयर के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो वो 4 या 5 हजार यहाँ के लिए है, उससे ऊपर नहीं जा सकते। बट जो रेस्ट 60% है उसके लिए वो फ्री है। तो जो 40% है उसमें जो स्टेट के लोग हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। उसमें वो सीट जब भर जाती है तो वो रेस्ट सीट के लिए वो फ्री है, कॉम्पिटिटिव मार्केट या जो भी मार्केट में वो ले सकते हैं। जी, और जैसे आपने तो बताया है 26 तक इसे फुल्ली ऑपरेशनल, मतलब जो भी हो आप उसमें लगे हुए हैं फ्लाइट आने के लिए, जाने के लिए, कि लोगों की सुविधा के लिए। और आपका क्या यहाँ के लिए परिकल्पना है?
अगर ये जिस दिन ये फुल फ्लेज कनेक्टिविटी हो जाएगी तो यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर का बहुत ही बड़ा मतलब बिजनेस हब हो सकता है। इवन मेरे पास लास्ट 5-6 महीनों में सिंगापुर और दुबई यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट के लिए मतलब आया कैसीनो का हब है यहाँ पे, तो उनके पूरे मार्केट वो दुबई और सिंगापुर से भी एक चार्टर्ड का यहाँ पे क्वेरी आया था, बट ड्यू टू पायलट ट्रेन नहीं थे हिलटॉप एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए, तो डीजीसीए उनको अप्रूव नहीं किया। दूसरा सेक्टर जो यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है वो मैरिज हब वो हो सकता है। डेस्टिनेशन वेडिंग, दो क्वेरी आई थी यहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग की, एक बोकारो से था, एक पूरा आना था, उनको 2-3 फ्लाइट वो लेकर आ रहे थे, बट उसमें भी वही चैलेंज आया कि वो पायलट उनका ट्रेन नहीं था, तो डीजीसीए अप्रूव नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे ये चैलेंज जो 2026 तक दूर हो जाएगा, तो मुझे 2 ऑप्शन तो इमीडिएट लग रहे हैं कि जो यहाँ पे वाइबल जी आपने हमें समय दिया, फिर से आपका आभार। और हम भी आशा करते हैं कि 2 साल के भीतर ही इसको फुल्ली ऑपरेशनल हो जाए और लोगों का चहल पहल आना जाना और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले। फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू। एक कली 2 पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली 2 पत्तियां रतनपुर बागीचे में। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन, ये मोगरी जगाती ओ मोगरी जगाती। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन, ये मोगरी जगाती ओ मोगरी जगाती। एक कली 2 पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली 2 पत्तियां रतनपुर बागीचे में। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।